नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे। विवेक, प्रियांशु, दुष्यंत, रंजीत, यश, लक्षित, लवी, वेद, सुखवीर, विष्णु, पूजा, गुंजन, राकेश, मोनू, उसके बाद ओम, मनीषा, लवकुश, शिवानी, अनिल, प्रीति, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। बेटा, आप जानते हैं कि कल मैंने आपको हाई कोर्ट कंप्लीट कराया था और मैंने बोला था कि कल मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, या हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम होगा अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय यानी हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब किसके अधीन होते हैं? ये हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? आप कहोगे कि मैम ये हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आपका जो हाई कोर्ट होता है उसके अधीन कौन आते हैं? तो अधीनस्थ न्यायालय उसके अधीन आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या हम कह सकते हैं कि भाग 6 में हमें देखने के लिए मिलते हैं और आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात की गई है, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात की गई है। बेटा, आपका सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, देन उसका आपका हाई कोर्ट आता है और हाई कोर्ट के जस्ट नीचे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, और ये हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं बेटा, तो अधीनस्थ न्यायालय अब हम यहां पर देखने वाले हैं। अगर देखेंगे यहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, तो बेटा जी सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि ये अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? जिला स्तर का, ठीक है, जिला स्तर, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपके कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर का न्यायालय होता है। जिला स्तर का न्यायालय यानी कि आप कह सकते हो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं जिला न्यायालय। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट। आपका हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्यादातर एक कोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो अधीनस्थ न्यायालय कैसा न्यायालय होते हैं? जिला स्तर के न्यायालय ये होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा जी ये हाई कोर्ट के अधीन और उसके नियंत्रण में, हाई कोर्ट के अधीन, अधीन मतलब अंडर ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अधीन और उसके नियंत्रण में, और उसके नियंत्रण को क्या कहेंगे? कंट्रोल, और उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले, ठीक है, हाई कोर्ट के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों यानी कि कोर्ट्स, न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालयों को संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। आगे चलिए, आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं
तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, है ना, जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनका किया जाता है 3 भागों में वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन इन 3 पार्ट्स, क्लासिफिकेशन इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। क्लासिफिकेशन इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में वर्गीकरण। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पहला लिखिएगा दीवानी न्यायालय, इंग्लिश में भी अभी लिखूंगी दीवानी न्यायालय। दूसरा लिखिएगा फौजदारी, फौजदारी न्यायालय। और तीसरा लिखिएगा आप राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय लिखिएगा। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और बेटा जी रिवेन्यू कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट। ये 3 तरह के आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। जी सुरजीत, मैराथन लगा दूंगी। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए, यहां तक नोट कीजिए। क्लियर है? तो ये 3 तरह के आपको ध्यान रखने हैं। 3 होते हैं बेटा जी। रिवेन्यू कोर्ट्स भी इसी में आते हैं मिथिलेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आज स्टैटिक जीके की क्लास नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है आज है या नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 233 और इसमें क्या दिया गया है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। क्या लिखा है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अच्छा, 4 बजे कर दी है, ओके ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, न्याय आपके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ध्यान रखना, सबसे पहले नियुक्ति कौन करता है, बाय द गवर्नर। क्या लिखेंगे, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, बट आफ्टर एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट, राज्यपाल द्वारा, लेकिन उस राज्य के उच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श के बाद, सलाह या परामर्श के बाद, तो आफ्टर एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट।
जिस हाई कोर्ट के अंडर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उस हाई कोर्ट से आपको क्या करना होगा, गवर्नर को कंसल्ट करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ही यहां पर अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, कल बताया था मैंने मानसी, 25 हाई कोर्ट्स हैं। ये मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बताइए जल्दी से, क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस या नो, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। जिला न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं? क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं क्या होती हैं इनकी? योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं आ रही है। इसका मतलब मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसको प्रॉब्लम है तो वो उसकी तरफ से, क्योंकि मेरी तरफ से प्रॉब्लम होने पर हर एक बच्चा बेटा जी लिख देता कि मैम आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए यहां पर, देखिए क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताएं। तो पहला, संघ या राज्य, संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो, संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो, सेवा में हो, यानी लिख सकते हैं जुडिशियल सर्विस इन जुडिशियल सर्विस एक मिनट, संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो, इन सर्विस ऑफ जुडिशियल, इन जुडिशियल सर्विस ऑफ, सॉरी, इन जुडिशियल सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट, या तो राज्य की न्यायिक सेवा में हो या फिर संघ की। लेकिन अगर ये नहीं है तो, अगर ये नहीं है तो क्या इसके अलावा होना चाहिए? मान लीजिए ये किसी के पास नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर ये नहीं है तो कम से कम, कम से कम यानी कि मिनिमम, कम से कम 7 वर्षों का, 7 वर्षों का अधिवक्ता का अनुभव, अधिवक्ता का अनुभव लिखिएगा। एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट, एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट ऑफ 7 years, ऑफ 7 years, 7 वर्षों का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए कम से कम। एडवोकेट के रूप में उसने काम किया हो, इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन की डिमांड बेटा जी की जाती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 235, आर्टिकल 235 की बच्चा जब हम बात करते हैं तो इनमें क्या कहा गया है? जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, कंट्रोल का नियंत्रण, जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है, उच्च न्यायालय में निहित,
यानी वेस्टेड इन हाई कोर्ट, वेस्टेड इन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में निहित होता है। यानी इनको कौन कंट्रोल करता है? हाई कोर्ट। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 235 में। ठीक है निधि बेटा, मैंने इसको इसके लिए बोल दिया है। नेक्स्ट लिखिएगा। इसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी गलत काम करते हैं तो जिला न्यायालयों यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिला न्यायालयों के विरुद्ध अगेंस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिला न्यायालयों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही यानी डिसिप्लिनरी करने का अधिकार हाई कोर्ट को होता है, हाई कोर्ट को होता है। ठीक है, यानी पूरी तरीके से हाई कोर्ट का कंट्रोल इन पर होता है। ठीक है छवि, ठीक है। क्वालिफिकेशन दोनों में से एक होनी चाहिए। हाँ स्नेहा, एक, कोई भी एक। अब आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन सैलरी का होता है। सैलरी, वेतन, कि मैम इनकी सैलरी कितनी होती है। तो बेटा जी अगर मैं सैलरी की बात करती हूं तो इनकी जो सैलरी डिटरमाइन होती है वो होती है अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस किसकी होती है? आप कहेंगे सैलरी, तो मैम इन जजेस की। और अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत कितने से होती है, स्टार्टिंग सैलरी इनकी कितनी होती है, तो बेटा जी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 56,100 रुपए। ठीक है, इतने से होती है। तो हम कह सकते हैं कि लिखिएगा। और फिर क्या होता है? काम के हिसाब से, काम के हिसाब से बढ़कर लाखों तक पहुंच जाती है, लाखों तक पहुंच जाती है। तो डिपेंड ऑन वर्क इनकी सैलरी होती है। एक्सपीरियंस देखा जाता है, वर्क देखा जाता है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहां पर इनकी सैलरी फिक्स होती है। स्नेहा, लॉयर्स का इलेक्शन नहीं होता है बेटा, स्नेहा लॉयर्स का इलेक्शन नहीं होता है। और अगर हम बात करें कि जैसे दिल्ली में आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सैलरी जो होती है मैं आपको बताऊंगी अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग बताऊंगी कि कितनी होती है। तो कहा जाता है कि 77,840 रुपए से शुरुआत होती है। ठीक है, और 1,36,520 रुपए प्रति माह तक होती है। 520 रुपए प्रति माह यानी पर मंथ इनकी सैलरी होती है। तो इतनी इनकी सैलरी बच्चा हो सकती है। इतना ही आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जानना है। ठीक है, इतना ही आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जानना है। इससे ज्यादा ना क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और ना ही
आपका इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा यहां से। ठीक है, आज मैं लास्ट में आपको ये भी बता दूंगी, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं और एक स्पेशल डिमांड आई है एक्ट को लेकर कि प्लीज हमें एक्ट भी पढ़ा देना, तो मैं एक्ट भी आपको पढ़ा दूंगी। आप जो मुझसे कहेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी। अमित बेटा डेली एक ही क्वेश्चन पूछते हो आप लोग कि कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस करवाओगी? बिल्कुल करवाऊंगी। ठीक है, अब एक बार देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये चैप्टर मैम हमारा यहां पर फिनिश होता है और अगले चैप्टर की तरफ हमें बढ़ना है, जो कि हमारा आज का टॉपिक लिखा हुआ है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह आपकी स्माइली। ठीक है, चलो आगे आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक लिखिएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, जिसको मैं अब शॉर्ट में लिखूंगी कैग, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नाम हम नहीं लिखेंगे। तो और अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, या हम कह सकते हैं कि भाग 5 में है, और ये केवल एक होता है पूरे भारत का। ठीक है, दुष्यंत 500 ही है बेटा, प्लीज चेक करें आप परीक्षा वाणी में। ठीक है, 489 नहीं है, 500 ही है वो, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई एग्जाम्स में। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि सारी चीजों को आप गूगल सर्च करते हैं, और गूगल हमेशा फिक्स या सही डेटा नहीं देता है, ये आपको मैं आज बता देना चाहूंगी। ठीक है, तो आपने लिखा, फिर सॉरी हाँ मैं कमेंट पढ़ने लग गई थी। फिर आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 148 से 151 कैग के बारे में बात की गई है। तो जब इसकी यहां पर कैग के बारे में बात की गई है, तो अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो आप यहां कहेंगे कि ये क्या है, एक संवैधानिक पद है, यानी हम कह सकते हैं कि मैम ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, यानी ये कैसी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये एक संवैधानिक पद है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैग हमारा एक संवैधानिक पद है। सात्विक, आप बेटा उसमें क्या पूछना चाहते हैं मुझे बताइए। ठीक है, आगे चलिए, पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये इमोजी की आंख मार रहा है, पता नहीं चल रहा मुझे, आप स्माइली ही समझो। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो यहां पे जब हम कैग की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैग है, ठीक है, कैग, तो ये जो कैग था आपका, तो कैग के पद का सृजन, क्रिएट ऑफ द पोस्ट, ठीक है, जब कैग का पद पहली बार बना था बेटा जी, जब कैग का पद पहली बार बनाया गया था तो किसने बनाया था, तो कैनिंग के समय पर किया गया था। कैनिंग के समय पर, कैनिंग उस समय पर भारत में गवर्नर जनरल हुआ करता था, और उस समय पर प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि कैनिंग के समय पर आपका जो कैग है उसकी पोस्ट को क्रिएट किया गया था। ठीक है, इसकी क्या किया गया था, इसकी पोस्ट को जो है आप कह सकते हो कि कैनिंग द्वारा यहां पर क्रिएट किया गया था। और जो कैग है, पहले इसका नाम
पहले इसका नाम केवल की क्या था? महालेखाकार। महालेखाकार यानी ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल महालेखाकार था। ऑडिटर जनरल इसका नाम रखा गया था। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब ये जो कैग का जब पद सृजन हुआ तो कैग के कार्यालय की स्थापना, कैग के कार्यालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस, तो वो कब किया गया था? 1858 में। 1858 में। बेटा कैग आपका केंद्र और राज्य का अलग अलग नहीं होता है, बल्कि एक ही होता है पूरे भारत में, और यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे कि इसका कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? मैम 1858 में। और अगर हम बात करते हैं तो भारत का प्रथम महालेखाकार, भारत का प्रथम महालेखाकार कौन था? प्रथम महालेखाकार ये बने थे 1860 में। ठीक है, अभी नाम भी लिखवाऊंगी, लिखेगा फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये बनाए गए थे 1860 में, और ये बना था एडवर्ड ड्रमंड। 1860 में एडवर्ड ड्रमंड फर्स्ट ऑडिटर जनरल। पहले इसको ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बेटा जी कहा जाता है कि 1866 में 1866 में महालेखाकार से, महालेखाकार यानी कि ऑडिटर जनरल, कहा जाता है, डेट याद रखिएगा, 1866 में महालेखाकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना। महालेखाकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना। महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल। ठीक है, महालेखाकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना। कब बना? तो मैम ये बना 1866 में महालेखा परीक्षक बना। फिर उसके बाद में प्यारे बच्चे 1884 में इसको नाम दिया गया जो आज आप जानते हो, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री थी, और शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके नाम के बारे में आपने देखा कि पहले महालेखाकार, फिर बना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर बना भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला कैग कौन था? फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, फर्स्ट कैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट कैग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, तो वो बना बेटा जी आपके, वो बने थे वी नरहरि राव।
वी नरहरि राव। ये आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कैग थे। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है वी नरसिम्हा राव, जी नहीं बेटा जी, वी नरहरि राव फर्स्ट कैग थे आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 148 जिसमें दी गई है कैग की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग। और ये जो नियुक्ति प्यारे बच्चे यहां पे की जाती है, ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन संघीय मंत्री परिषद की, संघीय मंत्री परिषद की सलाह के बाद, सलाह के बाद लिखिएगा अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट बट आफ्टर कंसल्ट ऑफ, but after consult of Union Council of Ministers, Union Council of Ministers। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई आपके जो कैग हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को हमेशा कंसल्ट करती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, पॉलिटी आपकी ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली है। मेन अब आपका बचा है, देखो इसके बाद इलेक्शन कमीशन में आपको पढ़ा दूंगी, पंचायत और नगर पालिका आप पढ़ लेंगे, यूपीएससी एसपीएससी में आपको पढ़ा दूंगी, और आपकी जो है राजभाषा। तो ये चैप्टर्स हैं थोड़े से। राजभाषा में आपको पूरा पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगी, बाकी चैप्टर्स में आपको लिखकर पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको नगर पालिका और पंचायत एक साथ हम पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपने पंचायत पढ़ लिया तो नगर पालिका बिल्कुल सेम है, सिर्फ आर्टिकल्स चेंज होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, लेकिन आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के बाद में। अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अब इनके अपॉइंटमेंट के बाद हम देखते हैं कि भाई इनकी सैलरी, अगर कैग के वेतन की बात करते हैं तो बेटा आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एक तो जो कैग है इसको जो सैलरी दी जाती है, ठीक है, तो वो आपका जो सैलरी निर्धारित की जाती है, लिखना वेतन निर्धारित किया जाता है, निर्धारित संसद द्वारा, यानी संसद इनके वेतन को डिटरमाइन करती है। तो लिखिएगा डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। संसद इनके वेतन को निर्धारित करती है कि इनको कितना वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा इनकी जो सैलरी दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, भारत की संचित निधि से, है ना। तो सैलरी पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सैलरी पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, यहां से इनको सैलरी पे की जाती है आपकी भारत की संचित निधि से। अब बात आएगी कि सैलरी कितनी होती है, तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है वही सैलरी इनको भी दी जाती है। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी कितनी है, जल्दी से बताइए। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो किसके बराबर सैलरी होती है, लिखना इनका वेतन, इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होता है। जजेस यानी न्यायाधीशों, न्यायाधीशों, जजेस के बराबर होता है।
के बराबर होता है। तो आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कितनी सैलरी मिलती है? मैम इनको मिलती है 2,50,000 रुपए पर मंथ, प्रति माह। तो इतनी ही सैलरी कैग को भी मिलेगी। बिल्कुल सही है मैम, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकाल। अब बात करते हैं कि इनका टेन्योर कितना होगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लूंगी बेटा और कार्यकाल की मैं आपसे बात करूंगी। कार्यकाल यानी कि अब हम बात करेंगे टेन्योर। तो बच्चा इनका जो कार्यकाल होता है जरा ध्यान से समझना। इनका कार्यकाल होता है एज ऑफ 65 इयर्स या 6 इयर्स। लिखिएगा 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष या 6 वर्ष, इनमें जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाती हूं आपको बेटा। मान लीजिए एक व्यक्ति है आपका ए और ए की एज है जब उसको कैग बनाया गया है 62 इयर्स। कितनी एज है? 62 इयर्स। एक व्यक्ति है बी, जब इसको कैग बनाया गया तो इसकी एज थी 55 इयर्स। तो अब मुझे बताइए कि ए कब रिटायर होगा? ए की आप एज देखेंगे कि साल देखेंगे, और बी में आप एज देखेंगे कि ईयर्स देखेंगे? बताइए जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए। इस वीक संडे तक मैं आपको फ्री कर दूंगी अमित। संडे लंबी क्लास चलेगी आज भी, क्योंकि आपकी स्टैटिक जीके की क्लास नहीं है तो थोड़ा सा लंबा खींचूंगी मैं क्लास को। बताइए जल्दी से। मैम ए की रिटायरमेंट कब होगी? क्योंकि मैम ए की रिटायरमेंट 3 साल, हम ईयर्स देखेंगे, क्योंकि अगर हम एज देखेंगे, सॉरी हम एज देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि 65 ईयर्स 3 साल बाद कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम ईयर्स देखेंगे तो उस हिसाब से तो फिर मैम ये 62 और यहां पे 6 ऐड करेंगे तो मैम ये 60 ईयर्स 68 का हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। यहां पे हम देखेंगे कि इनकी एज 3 साल बाद कंप्लीट हो रही है तो ये 3 साल पे रिटायर हो जाएंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम एज नहीं देखेंगे, इसमें मैम हम ईयर्स देखेंगे कि ये 6 वर्ष के बाद रिटायर होंगे। क्योंकि अगर हम एज देखेंगे तो फिर तो इनका कार्यकाल 10 साल का हो जाएगा। तो जो भी पहले पूरा होता है उस बेस पर कैग को रिटायर कर दिया जाता है। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। मैम ए बुढ़ा हो गया, उसको घर भेज दो। ठीक है, भेज दिया। चलो आगे देखो, तुम्हें समझ आना चाहिए बस कैसे भी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये त्यागपत्र देना चाहते हैं, अगर ये अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो किसको दे सकते हैं? तो बेटा जी ये अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे। ये अपना त्यागपत्र बच्चा किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं इनका रिमूवेबल प्रोसेस, रिमूवेबल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, रिमूवेबल प्रोसेस हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, तो इसमें मैं आपको लिखवाऊंगी जो मैंने आपको हाई कोर्ट में लिखवाया था, सेम वही प्रोसीजर होगा। लिखिएगा, संसद द्वारा उसी प्रकार हटाया जाता है, उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। सेम प्रोसीजर रहेगा बेटा, सेम ग्राउंड्स रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेम मेजॉरिटी, सेम आपका पूरा का पूरा एज इट इज यहां पर नोट कर देना, एज इट इज नोट कर देना।
पूरा का पूरा। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा संसद द्वारा हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि जो कैग होता है, कैग की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका कार्य क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर आगे, तो अब हम देखेंगे कि मैम इसका कार्य क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। कार्य, अब ये मत पूछना किसके, भाई कैग पढ़ रहे हैं तो कैग के कार्य, फंक्शन। तो देखो, पहले हम बात करते हैं कि शुरुआत में इसके कार्य क्या थे। देखो, शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में ये क्या काम करता था। तो देखो, ये आपका स्टार्टिंग में लेखांकन का काम करते थे और बेटा जी लेखा परीक्षा का भी काम करते थे। अभी इंग्लिश में भी लिखवाऊंगी। मतलब मैम ये अकाउंटिंग भी करते थे और ये ऑडिटिंग का भी काम करते थे। इन दोनों का मतलब क्या होता है मैम, ऑडिटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो सरकार खर्चे करती है, सरकार ने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी स्कीम के लिए 1000 करोड़ रुपए लिए, तो वो 1000 करोड़ रुपए कहां कहां पर और किस तरीके से खर्च हुए हैं, और वो 1000 करोड़ रुपए आपके उसी स्कीम के लिए खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं, या बीच में कोई करप्शन हुआ है। अगर कैग चाहे तो पूरा का पूरा करप्शन, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार जो सरकार करती है उसको सामने ला सकता है, लेकिन कैग नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि कैग की अपॉइंटमेंट खुद गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से हो रही है, खुद सरकार की सलाह से हो रही है। तो कैग यहां पे ला सकता है पूरा करप्शन सामने, लेकिन अब क्यों? क्योंकि यहां पे पहले ये लिखता था कि सरकार कितना खर्चा कर रही है, कहां पर कर रही है, पूरी अकाउंटिंग होती थी। और उसके बाद जब अकाउंटिंग होती थी तो वो अकाउंटिंग ठीक है गलत है वो कौन करता था, उसको कहते हैं ऑडिटिंग। यानी की गई अकाउंटिंग को चेक करना ही क्या होता है, ऑडिटिंग करना होता है। अब यहां पे लोगों ने उठाया ऑब्जेक्शन। लोगों ने कहा भैया ये तो वो वाली बात हो गई कि पेपर भी आपने खुद बना लिया है ना, पेपर बनाकर आपने पेपर को चेक भी खुद कर लिया, अब अपने में तो कोई गलती निकालेगा नहीं। ऐसे ही कैग का हाल है कि वही अकाउंटिंग भी कर रहा है और वही चेक भी कर रहा है कि वो सही है या गलत है, तो वो क्यों खुद को गलत बताएगा। तो जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि दोनों काम नहीं होने चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहां लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो बेटा इसका जो कार्य है, ठीक है, इसके कार्य कहां पर दिए गए हैं, एक मिनट, आर्टिकल 149 में है। आर्टिकल 149 ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ जब ऑब्जेक्शन हुआ, तो 1976 में इसके कार्यों में परिवर्तन हुआ। इसके कार्यों में परिवर्तन यानी चेंजेस कर दिए गए और कहा गया कि भाई कैग का जो काम होगा, कैग का जो कार्य होगा, कैग का कार्य केवल और केवल होगा ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग करेगा कैग यानी लेखा परीक्षा, ये अब अकाउंटिंग नहीं करेगा। और कहा गया कि अकाउंटिंग का जो कार्य है, अकाउंटिंग का कार्य वो कौन करेगा, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का काम कौन करेगा, यानी लेखांकन का काम कौन करेगा, तो वो करेगा सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहा कि इसका काम करेगा सीजे, यानी अकाउंट्स अब कोई और व्यक्ति बनाएगा और उस अकाउंट्स को चेक करने का काम कौन करेगा, वो करेगा मैम यहां पर आपका कैग, यानी ऑडिटिंग कैग करेगा और आपका ऑडिटिंग अकाउंटिंग वो सीजे करेगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब एक ही व्यक्ति नहीं करेगा, अब अलग अलग व्यक्ति करेंगे। ठीक है, एक ही व्यक्ति नहीं करेगा, अब अलग अलग व्यक्ति करेंगे।
तो आपने देखा है कि पहले अब यहां पे सीजीए, अब आप कहोगे सीजीए कहां होता है, तो आपकी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपार्टमेंट, वहां पर ये आपका बैठता है और यही अब सरकार के खर्चों की अकाउंटिंग करता है। ठीक है, और ना अब और जो आपका जब अकाउंटिंग करता है तो इसका जो अकाउंटिंग है वो कैग के पास जाती है और कैग उसकी ऑडिटिंग करता है, और फिर कैग की रिपोर्ट किसके पास जाती है ये आप बताओगे। कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है। अब ये हो गया, अब इसका मतलब ये है कि कैग जो है वो क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। तो कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, आर्टिकल 151 में क्या है, कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट जो वो तैयार करता है तो वो किसको देता है। तो कैग अपनी रिपोर्ट, अगर हम बात करेंगे बेटा आपकी केंद्र सरकार की, केंद्र या संघ सरकार आप कुछ भी कह लीजिए, तो इसकी रिपोर्ट देता है बेटा जी ये राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाते हैं। समक्ष मतलब फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के समक्ष रखवाते हैं, रखवाते हैं, और संसद इसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को देती है। किसी ने भी आंसर नहीं किया है। और संसद इसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को देती है, लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी बताया था मैंने, मतलब रिवीजन नहीं चल रहा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति को देती है। ये मैंने बेटा आपको बहुत अच्छे से बताया था, और यह भी बताया था कि इसीलिए आपकी लोक लेखा समिति का फ्रेंड एंड गाइड कैग होता है, क्योंकि अगर उसको रिपोर्ट में कोई भी दिक्कत होगी तो वो किससे डिस्कस करेगा, लोक लेखा समिति डिस्कस करेगी कैग से, क्योंकि कैग की ही रिपोर्ट की वो इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है। मैंने आपको बताया था ना कि समितियां संसद के काम को कम करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो किसको देती है, किसको देता है, राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल इसकी रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष फ्रंट ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं कैग पर प्रतिबंध क्या होता है। और प्रतिबंध आपको पता है कब लगते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट। कैग पर प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैग पर प्रतिबंध। अगर हम कैग पर प्रतिबंध की बात करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैग की बात करते हैं, तो इसको कहा जाता है कि भैया सेवानिवृत्ति के पश्चात, लिख लेना यहां पे, पहले मैं लिख देती हूं, सेवानिवृत्ति के पश्चात लगता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात।
यानी आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट। क्या लगता है, लिखिएगा। संघ या राज्य सरकार, संघ या राज्य सरकार के अधीन, संघ या राज्य सरकार यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। डू नॉट होल्ड, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है। सुमित बेटा, जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिली थी वही इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। लाभ का कोई अच्छा पद, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका होता है फिनिश, खत्म होता है ये चैप्टर आपका आज। ठीक है, खत्म, क्लियर। अब लिखिएगा भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या भाग 15 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आर्टिकल कहां से स्टार्ट होगा निर्वाचन आयोग? तो अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप कहोगे कि मैम भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे, सेवानिवृत्ति का मतलब गौरव बेटा मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में भी रिटायरमेंट, यानी जब आपकी पोस्ट से आप रिटायर हो जाते हैं उसको कहते हैं सेवानिवृत्ति। ठीक है, अब आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अगर मैं इसके बारे में बात करती हूं तो आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, पहला आप ये चीज। दूसरा,
ये आपका एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको संविधान ने खुद की शक्तियां दी हुई हैं, ये किसके अधीन रहकर काम नहीं करती है, इंडिपेंडेंट बॉडी। तो आप कहेंगे कि मैम इसके खुद के रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसकी खुद की पावर इसको संविधान ने दी है, तो मैम ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखना कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये किसी के भी अधीन नहीं होती है। और अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना की, तो बेटा इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो मैम 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और जिस दिन इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी को, 25 जैन को, इस दिन बेटा जी हम मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मतदाता दिवस हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे वोटर्स डे। जिस दिन इसकी स्थापना हुई उसी दिन को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि मतदाता कौन होते हैं, ये बता चुकी हूं। दूसरा प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे ये भी बताऊं कि आप यहां पे देखेंगे कि जो आपका यहां पे मतदान की आयु है उसको मैंने आपको बताया 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। और आपको मैं ये भी बता चुकी हूं कि आर्टिकल 326 अगर हम आपसे बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि आपके जो देश की जनता है, जो आपके भारत के नागरिक हैं, वो आपके लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 उनको यह अधिकार दिया गया है। मतदान का अधिकार एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल राइट होता है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, ये सब मैं आपको संसद में लिखवा चुकी हूं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पे आपको जो सबसे पहले चीज पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, आपको सबसे पहले पढ़ना है आर्टिकल 324, जिसमें क्या दिया गया है, निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया जाता है ये आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा अगर मैं आपसे निर्वाचन आयोग के गठन की बात करती हूं तो प्यारे बच्चे हम बात करेंगे 1989 से पहले, 1989 से पहले, बिफोर 1989, 1989 से पहले जो आपका इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले इसमें क्या हुआ करता था, केवल एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति हुआ करता था, केवल एक व्यक्ति, ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन। और इस पर्सन को हम क्या कहते थे, इस पर्सन को हम कहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम इसको कहते थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी हम कह सकते हैं कि 1989 से पहले हमारे इलेक्शन कमीशन में केवल एक व्यक्ति हुआ करता था और वही पूरे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी संभालता था, जिसे हम कहते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी हम कह सकते हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन 1989 से पहले ये कैसी बॉडी थी, 1989 से पहले एक सदस्यीय निकाय था। ये एक सदस्यीय निकाय जिसमें केवल एक व्यक्ति होता था, यानी वन मेंबर बॉडी, वन मेंबर बॉडी,
ठीक है, 1 मेंबर बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है। केवल एक सदस्य इसमें 1989 से पहले हुआ करता था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर क्या किया गया प्यारे बच्चे, 1989 में पहली बार, लिखिएगा 1989 में पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम, पहली बार 3 सदस्यीय निकाय बना। 3 सदस्यीय या हम कह सकते हैं बहुसदस्यीय निकाय बना, बहुसदस्यीय निकाय बना। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन कब मल्टी मेंबर बॉडी बना था। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी कब बना, 1989 में। उससे पहले तो मैम केवल इसमें एक मेंबर हुआ करता था, और मल्टी मेंबर बॉडी बना तो इसमें एक आपका हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अदर, लिखिएगा 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, लिखिएगा एक हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और आप कहेंगे कि मैम 2 हो गए अन्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि मल्टी मेंबर बॉडी कब बना, 3 सदस्यीय निकाय ये कब बना, तो 1989 में। आप बोलोगे कि अगर हम बात करते हैं तो ये आपका वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, तो बेटा जी वर्तमान में भी आप कहेंगे वर्तमान में इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य यानी 3 मेंबर्स हैं, जो कि 1989 में किया गया था। तो 1+2, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब ये जो आपके 3 इसमें मेंबर होते हैं, जिनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट, तो इनकी नियुक्ति होती है बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, मतलब 4 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं और तहलका मचा दिया है कमेंट बॉक्स में। तहलका मतलब आपको अगर फ्री में कर दूंगी तो उसके बाद ये क्लास आपको नहीं करनी पड़ेगी, और आपके साथ मैं भी तो मेहनत कर रही हूं, मैं भी तो खड़ी हूं, मैं भी तो लगातार बोल रही हूं। आप तो बैठकर क्लास लेने का ऑप्शन है, मेरे पास वो भी नहीं है। बेटा थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, और अगर आपके पास नहीं है टाइम आप बाद में देख लेना। अगर हम एक्स्ट्रा चीजें नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे सिलेबस कराऊंगी, आप खुद बताओ। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा इन तीनों की नियुक्ति की जाती है। तीनों को कौन अपॉइंट करता है, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा मैम इन तीनों को नियुक्त किया जाता है। ये बात बच्चा आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति मैंने आपको बताया कि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन पीएम वाली समिति के परामर्श के बाद, लिखना इसमें एक समिति बनती है पीएम की अध्यक्षता में, लेकिन पीएम वाली समिति, पीएम मतलब यहां प्रधानमंत्री से है, समिति से परामर्श यानी कंसल्ट, परामर्श के बाद
ठीक है, आगे देखिए, तो इनकी अपॉइंटमेंट होगी, यहां पर भी कंसल्ट लेना पड़ेगा। तो आपने देखा अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति। उसके बाद बेटा जी हम बात करेंगे कार्यकाल, टेन्योर। और जब हम टेन्योर की बात करेंगे तो टेन्योर को टू पार्ट्स में, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कितना होता है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, शॉर्ट में लिखूंगी बेटा मैं अब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका होता है 6 इयर्स या 65 वर्ष की आयु। इसमें जो भी पहले होगा सेम एज कैग। ठीक है, नेक्स्ट अन्य निर्वाचन आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनका लिखिएगा ईयर्स सेम होगा लेकिन एज होगा 62 इयर्स। तो अदर का कितना होता है एज 62, लेकिन ईयर्स दोनों का सेम रहता है। परामर्श का मतलब होता है सलाह लेना गौरव, किसी की सलाह से काम करना, किसी के कंसल्ट से काम करना बेटा। ठीक है, आगे अब आता है त्यागपत्र किसको देंगे ये लोग, अगर इनको देना होगा तो बेटा जी अगर इनको रेजिग्नेशन देना होगा तो पता है ये लोग किसको देंगे, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को देंगे अगर तीनों में से किसी को भी रेजिग्नेशन देना है तो। ठीक है, किसी को भी रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे मैम, प्रेसिडेंट को ही देंगे। आप पूरा लिख सकते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद बात आता है रिमूवेबल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया। तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो बेटा जी अलग अलग होगी रिमूवेबल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर संसद द्वारा बाय द पार्लियामेंट संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह। तो देख रहे हो ये प्रोसीजर कितनी जगह पर काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कैग में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है कि उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर, लिखिएगा इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब ये राष्ट्रपति को कहते हैं तब आपके राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। तो दोनों का अलग अलग होता है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो निर्वाचन आयोग होता है इसके कार्य क्या होते हैं, यानी फंक्शन। तो सबसे पहला कार्य तो होता है निर्वाचनों का संचालन, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। बताइए किस किस के इलेक्शन करवाता है ये? कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। तो बेटा जी निर्वाचनों का संचालन, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, पहला लिखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा, इंग्लिश में भी लिख रही हूं बेटा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, और विधान परिषद, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और बेटा जी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आप नोट डालकर एक लाइन लिखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट, नगर पालिका और पंचायत म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत्स, नगर पालिका और पंचायतों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग बनता है एक अलग से, केवल इन दोनों के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। केवल आपके म्युनिसिपैलिटीज और आपकी नगर पालिकाओं के इलेक्शन के लिए ही स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता है। ठीक है, बाकी जितने भी ये इलेक्शंस हैं सबको भारत का निर्वाचन आयोग कराता है और इन दोनों के इलेक्शंस को स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, तो कार्य अगर हम बात करते हैं तो पहला कार्य है इसका निर्वाचनों का संचालन करना। दूसरा काम क्या होता है? ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम होता है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना, प्रिपेयर्ड द इलेक्टोरल लिस्ट, प्रिपेयर्ड द इलेक्टोरल लिस्ट। अब ये क्या होता है मैम? मतदाता सूची क्या होती है? देखो, आपने देखा होगा बेटा कि जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो आपके घर पे कुछ लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, भाई कितने साल के हैं, किसी का वोटर आईडी कार्ड तो नहीं बनना है। यानी आपको जब आप 18 साल के हो जाते हैं
आप क्या करते हैं कि मैम जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो इलेक्शन से पहले एक लिस्ट बनाई जाती है और अगर हम 18 साल के हो चुके हैं तो उस लिस्ट में हमारा नाम मेंशन कर दिया जाता है, जितने भी लोग 18 वर्ष के होते हैं। और ये कब किया जाता है? ये सर्वे किया जाता है इलेक्शन से पहले। उसी को जब आपका नाम वोटर आईडी लिस्ट में आ जाता है उसी को हम कहते हैं इलेक्टोरल लिस्ट, यानी मतदाताओं के नाम को उसमें शामिल करना। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? मतदाता सूची तैयार करना किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा जी नेक्स्ट लिखिएगा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की होगी और कौन सी पार्टी आपकी क्षेत्रीय दल की होगी, यानी कि रिकॉग्नाइज लिखना। पॉलिटिकल पार्टीज और किस स्तर की मान्यता देना? पार्टीज। तो आप कहेंगे कि मैम एक तो कि भाई कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की होगी यानी नेशनल लेवल, और कौन सी आपकी क्षेत्रीय स्तर की होगी यानी रीजनल लेवल। तो ये कौन बताता है? इलेक्शन कमीशन ही इस चीज को वेरीफाई करता है, वही इसको मान्यता देता है। ठीक है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। आपने चुनाव चिन्ह किसे कहते हैं बताओ? कौन से चुनाव चिन्हों की बात कर रही हूं मैं? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह या चुनाव चिन्हों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ, लिखना, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे बेटा आपने देखा है कि बीजेपी का क्या है? लोटस। कांग्रेस का क्या है? हैंड। जैसे बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि मैम जैसे साइकिल है, हाथी है, लोटस है, हैंड है, झाड़ू है, तो ये सब क्या है? ये सब मैम पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन सिंबल्स हैं और इनको देने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन देता है। इलेक्शन कमीशन बताता है कि किसका कौन सा, यहां पर हम कहेंगे कि आपका चिन्ह, जो चुनाव चिन्ह होगा वो किस पार्टी का कौन सा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पांचवा, लिखना, निष्पक्ष निर्वाचन करवाना, निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन। यानी कंडक्ट ऑफ द फेयर इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ द फेयर इलेक्शंस। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार यानी करप्शन, भ्रष्टाचार होने पर निर्वाचनों को रद्द करना, निर्वाचनों को रद्द करना। कैंसल्ड द इलेक्शन, कैंसल्ड द इलेक्शन, निर्वाचनों को रद्द करना। यह भी इसका काम होता है कि अगर किसी इलेक्शन में करप्शन हुआ है तो उस इलेक्शन को यह कैंसिल करेगा और फिर दोबारा से इलेक्शन करवाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है।
2 पॉइंट और बचे हैं आपके, उसके बाद मैं क्लास को खत्म करती हूं और कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनको लिख लीजिए। एक आपने सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता होता है कि मैम आदर्श चुनाव संहिता, आदर्श चुनाव संहिता क्या होता है? आदर्श चुनाव संहिता, जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं, लिखिएगा मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श चुनाव संहिता। तो जब हम इसके लिए बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है। राजनीतिक दलों के लिए यह बनता है, जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राजनीतिक दलों के लिए नियम और कानून, के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं। नियम और कानून यानी रूल्स एंड लॉज, रूल्स एंड लॉज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर पॉलिटिकल पार्टीज कानून बनाए जाते हैं। अभी समझाऊंगी लिखने के बाद, एक बार लिख लीजिए। जाते हैं, जो निर्वाचन की तिथि की घोषणा, निर्वाचन की तिथि की घोषणा के दिन से निर्वाचन के परिणाम आने तक, निर्वाचन के परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन के परिणाम तक लागू रहते हैं। लागू मतलब एग्जीक्यूट, लागू रहते हैं। जैसे बेटा, जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाती है, आपकी इलेक्शन की डेट की घोषणा हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय पर आपके पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो आप कहेंगे कि मैम जब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो वो क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं? पहला रूल रेगुलेशन होता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करेंगी, कोई भी ऐसी घोषणा नहीं करेंगी जो मतदाताओं के मत को प्रभावित करे, मतलब वोटर्स के वोट को इफेक्ट करे, मतलब एक तरीके से लालच देने वाली घोषणाएं नहीं करनी होती हैं। ठीक है। दूसरा, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वोटर्स के लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स का प्रयोग करें या शराब बांटना शुरू कर दें, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। लेकिन आप क्या कहेंगे, मैम ये सब कुछ होता है। हाँ जी होता है, मैं एक्सेप्ट करती हूं कि ये सारी चीजें होती हैं। और आपका भी एक बहुत मामला सामने आ रहा है, वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है ना, उसको लेकर भी यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन बेटा जी करप्शन होता है। हम चाहे इस चीज को माने या ना माने, कई बार इलेक्शंस को लेकर हमारे देश में करप्शन, भ्रष्टाचार का क्वेश्चन उठ चुका है, लेकिन हर बार क्या होता है, उसको गलत ठहरा दिया जाता है। शराब भी बढ़ती है, पैसा भी उड़ता है, भ्रष्टाचार भी होता है, सारे रूल्स भी तोड़े जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोड ऑफ कंडक्ट तो केवल नाम का रह गया है। तो ये इसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, इसे कहते हैं आदर्श संहिता।
ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका बनाया जाता है कब? जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाती है उस दिन से ये पॉलिटिकल पार्टी पर एग्जीक्यूट हो जाता है, और जब तक उस इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब तक ये लागू रहता है। लास्ट में आपको लिखवाने जा रही हूं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसे आप इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? तो आप में से ज्यादातर बच्चे इसका आंसर कहेंगे कि नोटिफिकेशन, अधिसूचना जो इन निर्वाचनों के लिए जारी की जाती है वो इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन नहीं। यह आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं कि अधिसूचना जो जारी की जाती है, देखो अधिसूचना लिखना, अधिसूचना निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग की अधिसूचना निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, आयोग की सिफारिश पर, यानी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, यथा स्थिति, मतलब जहां पर निर्वाचन होंगे उस स्थिति के अनुसार, यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है, द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अगर लोकसभा के इलेक्शन होंगे या राज्यसभा के तो राष्ट्रपति, और अगर आपके विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो राज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा कह रहा है मैम इतनी सच्चाई मत बोलो। बेटा मैं नहीं बोलूंगी तो तुम बोलते हो, सब कुछ आ रखा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जो कि आपको नहीं पता है ना। आप खुद देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार उठते हैं हमारे चुनावों को लेकर, हमारे इलेक्शंस को लेकर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कल का आपका टॉपिक रहेगा, मैं आज ही लिख देती हूं, कल का टॉपिक डाल के छोड़ दीजिएगा, स्थानीय सरकारें। बस आपका एक यही बड़ा टॉपिक बचा हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये आपका टॉपिक रहने वाला है। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही रखते हैं। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना आपको बता रही हूं मैं। थैंक यू सो मच अपना आधा घंटा मुझे देने के लिए। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।